नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विंडो में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, वाइगोस्की को पढ़ा और हालांकि हमें जीन पियाजे को पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या की वजह से कुछ डिले हो गया। तो फिर से शुरू करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं और जो कोर्स है अपना CDP का वो निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, ताकि टीचिंग से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज जो है हम लोग जीन पियाजे को पढ़ेंगे। जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है उसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी टर्म हैं उस टर्म को भी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि आखिर जीन पियाजे साहब जो हैं वो किस किस टर्म के माध्यम से क्या क्या बताना चाहते हैं, ताकि बच्चों के जो है व्यवहार को आप सही तरीके से समझ पाएं उसके एज के अनुसार। और उस जाहिर है अगर आप शिक्षक होने वाले हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है उस चीज़ को समझें, है ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन, असिमिलेशन और एकोमोडेशन, हालांकि टॉपिक है आज का, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जीन पियाजे जी के बारे में भी जानेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसका ब्रीफ में जानेंगे। इसके बाद हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो बिना किसी भूमिका के चलिए शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो जीन पियाजे जी ने दिया है। तो थोड़ा सा उससे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि इनका जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो क्या है ना। तो इन जो जीन पियाजे हैं इनका जन्म हुआ है 1886 में और इनकी मृत्यु हो गई है आपको 1980 में, 1980 में, है ना। और स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। पियाजे ने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया है ना। इन्होंने जो है व्यवहार का अध्ययन किया है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया है। यहाँ तक कि एक और बात, बहुत जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि जीन पियाजे ने बच्चों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया है, अपने बच्चों पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया, जानवरों के बिहेवियर को जाना। किसी ने बिल्ली पर किया तो किसी ने चिंपैंजी पे किया, है ना, खरगोश पे किया, लेकिन इन्होंने जो है अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया और ये माना कि जो बच्चों के सोचने समझने की क्षमता है, बड़ों के सोचने समझने की क्षमता में बस एक बात की अंतर है, उसमें वो है क्वालिटी की। जितना बच्चे सोचते हैं उतना ही एक एडल्ट भी सोचते हैं, दोनों की क्वालिटी में फर्क होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि शुरू में बच्चा सोचता ही नहीं है, धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तब सोचना शुरू करता है, ऐसा नहीं होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो है ज्ञानात्मक प्रक्रिया को इन्होंने का अर्थ जो है ज्ञान से नहीं माना है, बल्कि इसका संबंध जो है मानव बुद्धि से है ना। कॉग्निशन का अर्थ, कॉग्निशन प्रक्रिया में जो ज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है उसका अर्थ ज्ञान से नहीं है बल्कि मानव बुद्धि से है, जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित, ऑर्गेनाइज करती है तथा उसका उपयोग करती है ना। पियाजे के सिद्धांत में शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक के बालकों के ज्ञानात्मक विकास में व्यवहार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि एवं सूझ उत्पन्न करता है ना। यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म भी होता है। जब हम ये अभी पूरा इनको पढ़ लेंगे तो जब हम क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे इस पॉइंट पे इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पियाजे के अनुसार क्या है कि कार्य जो ज्ञान है ना, कार्य करने से प्राप्त होता है। लर्निंग बाय डूइंग में विश्वास रखते हैं जीन पियाजे। इनका मानना है कि बच्चे जब भौतिक चीज़ों से के संपर्क में आते हैं तब जो है बच्चे का ज्ञान का विकास होता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें लर्निंग बाय डूइंग का बहुत ज़्यादा योगदान है ना। जो आधुनिक शिक्षा नीति है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इनके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो थ्योरी उन्होंने दिया है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जीन पियाजे's theory of cognitive development suggests the children moves through 4 different stages, है ना। 4 डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं बच्चों में, है ना, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज है, जैसे कि आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इन्होंने स्टेजेस में बांट दिए हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को। इन्होंने माना है कि एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है ना। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि इनका मानना है कि एज के अनुसार जो है
जो सोफिस्टिकेशन है, जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की क्वालिटी में वृद्धि है, वो एज के अनुसार होता है ना। चिल्ड्रन थॉट each child goes through the stages in the same order में जाता है, और चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब एज जो है सबसे प्रमुख इन्होंने माना है कि एज बहुत अहम भूमिका निभाती है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, है ना। इन्वायरमेंट को, इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा तवज्जो इन्होंने नहीं दिया है ना। इस पे इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन एज को इन्होंने बहुत अहम फैक्टर माना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एज की अहम भूमिका है। जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे के सोचने समझने में जो गुणात्मक वृद्धि है वो होती जाती है, क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट है वो होता जाता है ना। चलिए, कुछ और भी इन्होंने कहा है। इनका मानना है कि चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम एडल्ट इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ये मैंने पहले बता रखा है कि बच्चों के जो इंटेलिजेंस है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो क्वांटिटी में सेम रहता है, क्वालिटी में डिफर करता है। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट एंड सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज, है ना। अलग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। बच्चे का जो सोचने का पर्सपेक्टिव रहता है वो बड़ों के सोचने के पर्सपेक्टिव से अलग रहता है, कंप्लीटली अलग रहता है ना। तो इस बारे में बात करते हैं। चिल्ड्रंस एक्टिवली बिल्ड अप द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। बच्चा जो है बहुत ही एक्टिवली, सक्रिय तौर पे जो है सहभागिता निभाता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, है ना। चीज़ों को फेस करता है ना, वहाँ से उस एक्सपीरियंस करता है और उस एक्टिवली जो है वो एक नॉलेज बिल्डअप करता है किसी भी चीज़ को लेकर। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस रीजनिंग वाज टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे, है ना, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है अभी किस स्तर पे है, बच्चा जो है किस प्रकार से सोच रहा है ना। बच्चों के तर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके दृष्टिकोण से देखें, है ना। और एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे को समझाना चाहते हैं, अथवा आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आपको पहले समझना होगा कि उस बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है ना। चलिए, अगला है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। सेंसरी मोटर, जिसको जो है 0 से 2 साल का जो बच्चा है इस स्टेज में आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है 2 से 6 या 2 से 7 कहीं कहीं आप देखेंगे इस अवस्था में आता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में आप 7 से 11 या 7 से 12 भी कहीं कहीं आप देखेंगे। और 12 साल के बाद जो है ना, 12 साल के बाद जो है वो किस में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है ना। तो ये तो स्टेजेज है, लेकिन कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के तहत बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, तो वो प्रोसेस क्या क्या है, स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है और इक्विलिब्रेशन है। आइए जानते हैं इसको बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सलीके से जानते हैं कि दरअसल स्कीमा क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, ये सब हम जानेंगे, है ना। तो पियाजे ने जो है उनका मेन कॉन्सेप्ट जो है, उनके संज्ञानात्मक विकास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है ना, जैविक परिपक्वता, जिसको बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, है ना। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से मतलब है एज का, कि जैसे जैसे बच्चे के एज की वृद्धि होगी वैसे वैसे बच्चा जो है परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाएगा और उस प्रकार से वो बढ़ता जाएगा और उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाएगी, है ना। दूसरा है आपका सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड के इन्वायरमेंट जो है उससे जो इंटरेक्शन करता है बच्चा, उससे इसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है ना। तो इसमें इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि एज को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैक्टर माना है वो इसको माना है ना। और सबसे कम जो है वो समाज को माना है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं ये देख लीजिए, हाँ, जो भौतिक वातावरण जो है, भौतिक वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा की जो ज्ञान का निर्माण करता है उसको इन्होंने दूसरे नंबर पे माना है, और सामाजिक वातावरण के साथ जो अनुभव है उसको तीसरे नंबर पे माना है। इस पॉइंट पे इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इन्होंने सामाजिक
और सांस्कृतिक पहलू को बहुत ही कम तवज्जो दिया है, बहुत ही कम जो है इंपॉर्टेंस दिया है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, है ना। तो अब मामला ये है कि आखिर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है, इसको आप अपने तरीके से समझिएगा तो बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी कंफ्यूजन आपको है किसी भी मसले को लेकर, मान लीजिए कोई एक सवाल है मैथ्स का जो आपको नहीं आता है ना, तो कंफ्यूजन है, नहीं बन रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अब किसी शिक्षक के पास गए, किसी अब ज़्यादा नॉलेजेबल के पास गए और उससे आपने हेल्प लिया और वो उसने आपको बता दिया, तो मामला क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप समझ गए, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम, कंफ्यूजन से आपका जो क्लियरेंस तक का जो प्रोसेस है उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, है ना। इक्विलिब्रेशन किसको कहते हैं? कंफ्यूजन जो आपको है वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, है ना। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से, है ना। इन्होंने माना है कि डिसइक्विलिब्रियम है ना, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम, यहां से यहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है इसको इन्होंने एक टर्म दिया है, उसका नाम क्या है? इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन नाम दिया है ना, जिसको हिंदी में आप संतुलन कह लें। अब इक्विलिब्रेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग भाग में बटा हुआ है ना। इक्विलिब्रेशन का जो प्रोसेस है, इक्विलिब्रेशन का जो प्रोसेस है उसको आप दो भाग में तो तुरंत बांट दीजिए। पहला भाग आपका है एडेप्टेशन, है ना, एडेप्टेशन, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एडेप्टेशन एक बड़ा टर्म है तो इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। पहला आपका एसिमिलेशन है ना, एसिमिलेशन है, और दूसरा आपका क्या है? एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन है ना। राइटिंग अगर समझ में ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ इसको, ये जो तकनीक मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसका सही से इस्तेमाल कर सकूँ, तो थोड़ी बहुत अभी दिक्कत आएगी आप लोगों को, लेकिन बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इन्होंने इक्विलिब्रेशन को दो भाग में बांटा है। कौन कौन भाई? एक एडेप्टेशन है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको व्यवस्थीकरण कहते हैं। और एडेप्टेशन को फर्दर इन्होंने दो भाग में बांटा है। एक आपका आत्मसातकरण है जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा व्यवस्थापन है जिसको आप एकोमोडेशन कहेंगे। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि ये सारे टर्म है क्या है असल में, है ना। आप जो है अभी इक्विलिब्रेशन समझ चुके होंगे कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं, है ना। इस सब को समझने के लिए आपको एक टर्म और बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए, वो है आपका स्कीमा, है ना। वो आपका है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कि किसी भी चीज को लेकर जो आपका नॉलेज है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, किसी भी चीज को लेकर, जो किसी भी मामले को लेकर जो आपका बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक ज्ञान है आपका, उसको हम स्कीमा कहते हैं, है ना। सो स्कीमा इज कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ लिंक्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को लेकर जो एक बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक परसेप्शन जो आपका है ना, उसको हम स्कीमा कहते हैं, है ना। ये इसको और क्या कहा जाता है? द मेंटल स्ट्रक्चर, है ना। ये मेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, स्कीमा को हम मेंटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीके को बुनियादी निर्माण खंड माना है। एक स्कीमा को दुनिया से जुड़े हुए मानसिक अभ्यावेदन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया है, जिससे हम स्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया देने दोनों के लिए उपयोग करते हैं। और ये मानसिक संरचनाएं हैं, है ना। जो बेसिक मेंटल कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो स्कीमा है। किसी भी चीज को लेकर जो बेसिक नॉलेज आपका है, जो बेसिक समझ आपकी है, उसको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि स्कीमा एडेप्टेशन क्या है ना। एडेप्टेशन क्या है, लेकिन एडेप्टेशन से पहले आप एसिमिलेशन
और एकोमोडेशन समझ लीजिए, फिर आप एडेप्टेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो नॉलेज है, जो बेसिक समझ आपको किसी भी मसले को लेकर है ना, उसमें जब आप नए इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर जो आपकी बेसिक समझ है, उसमें कोई एक नई इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी, है ना, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, या उसको हिंदी में आत्मसातकरण कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, आत्मसातकरण अर्थात आत्मसात कर लेना, है ना। जो वर्तमान स्कीमा आपके पास है, जो वर्तमान नॉलेज आपके पास है, जो मौजूदा नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज में, उस ज्ञान में, उस स्कीमा में नए इंफॉर्मेशन को आपने जो ऐड कर लिया, तो इस प्रक्रिया को हम आत्मसातकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में समायोजन भी कहते हैं। ये तब होता है जब मौजूदा स्कीमा काम नहीं करता है ना। स्कीमा जो है, मान लीजिए किसी भी चीज को लेकर एक आपकी जो समझ है, समय के साथ वो समझ काम करना बंद कर दिया, फेल हो गया वो, है ना, तो आप क्या करेंगे कि एक नया स्कीमा क्रिएट करेंगे। जैसे केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा कि शेल होता है KLMN, है ना, उसका यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन एक समय के बाद जो है KLMN का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना मुश्किल हो जाता है, तब आपका SPDF आ जाता है ना। तो क्या हुआ कि वह KLMN जो काम करना जब बंद कर दिया, तब हमने SPDF का यूज किया। ये तो हायर लेवल की बात हो गई। बच्चों के संदर्भ में इसको समझिए कि ये है क्या, है ना। बच्चों के लेवल पे समझिए कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, है ना। एक बच्चा है, मम्मी पापा ने क्या किया, उसको एक लाल कलर का गेंद ला के दे दिया कि लो बेटा खेलो। अब बच्चा जो है उसको खेल रहा है ना, उस गेंद से खेल रहा है। अब उसके दिमाग में एक बात है कि लाल कलर का गोल गोल जो भी होता है वो बॉल होता है, वो खेलने का सामान होता है। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना। इत्तेफाक से क्या हुआ कि मम्मी जो है, उसकी बच्चे की मम्मी जो है, शाम में गई बाजार और टमाटर खरीद के ले आई, है ना। बच्चे ने देखा कि अरे वाह, इतनी सारी गेंदें, लाल लाल गोल गोल है, इतनी सारी गेंदें। बच्चे ने टमाटर उठाया, जिस तरह गेंद को फेंकता है उस तरह फेंक दिया, लेकिन वो उस तरीके से उछला नहीं, जंप नहीं किया गेंद उस तरीके से। तो बच्चा सोचेगा कि आखिर ऐसे ये जंप क्यों नहीं किया। फिर उसकी मम्मा बताएगी कि ये खाने वाला सामान है, ये गेंद नहीं है, इसको खाते हैं, बच्चे को खिलाएंगे। तो बच्चा ने टेस्ट किया कि अच्छा टमाटर का टेस्ट ऐसा है, टमाटर लाल भी हो, सिर्फ गेंद ही लाल और गोल नहीं हो सकता, बल्कि टमाटर भी जो है लाल लाल हो सकता है, गोल गोल हो सकता है। अब उसने क्या किया, एक नया इंफॉर्मेशन अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, ठीक है। अब बच्चे को यह पता है कि जो टमाटर है वो गोल गोल होता है, उसका स्वाद ऐसा होता है ना। अब इत्तेफाक से ये हुआ कि बच्चा किसी पार्टी में गया और सैलेड कटा हुआ है, उसको सैलेड में टमाटर का एक टुकड़ा मिल गया, वो खाया तो उसको लगा कि अरे ये तो स्वाद मैं देख चुका हूं, ये तो टमाटर वाला स्वाद है। तो मम्मी से पूछेगा या अपना स्कीमा जो है वो रिक्रिएट करेगा कि अच्छा इसको काट के इसको इस तरीके से रखा जाता है, और ये जो स्वाद जो मैंने चखा था टमाटर का, वो इस तरह से कटे कटे हुए जो स्लाइस बना हुआ है, इससे भी वो स्वाद आ सकता है। तो वो रिक्रिएट किया कि जो ये स्वाद है सिर्फ वो गोल गोल से नहीं आएगा, बल्कि जो स्लाइस कटा हुआ है उससे भी वो स्वाद आ जाएगा। मतलब कि वो अपना एक नया ज्ञान बनाया, एक नया स्कीमा क्रिएट किया, है ना। वो स्लाइस के जब देखा उसने, तो वहां पे जो गोल गोल टमाटर वाला जो कॉन्सेप्ट उसका है वो काम करना बंद कर दिया। क्लियर है। तो इसी को हम समायोजन कहते हैं और इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब आप समझिए कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन रिफर्स टू द एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो चेंजेज होता है उसके हिसाब से जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, और द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फिट इन द फिजिकल वर्ल्ड, है ना। जो हमारी क्षमता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ सरवाइव करने की, फिजिकल वर्ल्ड को समझने की,
है ना, उसके अकॉर्डिंग चलने की, उस प्रक्रिया को हम एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। इसका तात्पर्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों या भौतिक दुनिया के साथ समझने और व्यवस्थित होने के लिए समायोजन से है। क्लियर है? तो इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, है ना। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? हमने जीन पियाजे का ब्रीफ हिस्ट्री जान लिया। उसके बाद हमने देखा कि 4 स्टेजेज हैं और 4 जो है कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। 4 स्टेजेज हमने देख लिया कौन कौन। सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है। 4 जो है कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? स्कीमा आपका है, एडेप्टेशन है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है। एक टर्म देखिए मैं आपको बताना भूल गया, है ना। हमने क्या देखा कि डिसइक्विलिब्रेशन से डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन का 2 भाग है। कौन कौन भाई? एडेप्टेशन, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो भी मैं बताता हूं। फिर हमने एडेप्टेशन का 2 भाग देखा। क्या क्या? आत्मसातीकरण देख लिया, एसिमिलेशन, और समायोजन, एकोमोडेशन हमने देख लिया। अब क्या है कि आपका जो ज्ञान है वो क्रिएट हो चुका है, नॉलेज जो है वो क्रिएट हो चुका है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन के माध्यम से। उस ज्ञान को आप व्यवस्थित तरीके से कैसे सेट करते हैं, उस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आपका घर है, घर में बहुत सारा सामान है, आपने जरूरत के सारे सामान जो है ले आए, कपड़े ले आए, किताबें ले आए, जो है लाइट ले आए, सब कुछ सारा सामान ले आए, खाने पीने का सामान सब कुछ ले आए, लेकिन कमरे में बेतरतीब तरीके से बिखरा हुआ है। तो जब सामान की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी, है ना। तो क्योंकि ढूंढने में परेशानी नहीं हो तो उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे कि खाने वाले को एक साइड रख दिया, पहनने वाले सामान को एक साइड रख दिया, है ना, किताब कॉपी को आप एक साइड रख देंगे सिलसिलेवार ढंग से, तो आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान हमें मिलता है और हर रोज जो स्कीमा क्रिएट हो रहा होता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, उसके माध्यम से जो ज्ञान का निर्माण होता है उसको हम व्यवस्थित करते हैं। उसी को हम व्यवस्थीकरण भी कहते हैं या उसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगली क्लास में हम लोग उनके द्वारा दिए गए 4 स्टेज जो हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत जल्द पढ़ेंगे। 1-2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को नया वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इससे संबंधित जो सीटेट केवीएस में आता भी रहता है ना। तो ये पढ़ लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भौतिक दुनिया, है ना। इन्होंने पहला कौन सा माना है? एज को माना है। दूसरा जो है भौतिक दुनिया, समाज को माना है। तीसरे नंबर भौतिक दुनिया से इंटरेक्ट करना माना है या समाज को माना है तीसरे नंबर पे, है ना। तो एज को इन्होंने पहली प्रायोरिटी दी है। अगर यहाँ पे एज होता, अगर यहाँ पे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता तो उसको आप पहले टिक करते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे भौतिक दुनिया, समाज के साथ अनुभव आता है। दूसरा है पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं को अनुभव के बीच, है ना, पुरानी धारणा और नई धारणा और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, उसको जाना जाता है, उसको सम्यधारण कहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। मतलब पुराने स्कीमा और नए स्कीमा में जो बैलेंस है उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं। चलिए, है ना। स्कीमा का मतलब होता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है भाई? एक लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट को, है ना, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है ना। स्कीमा को पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में माना है। संज्ञानात्मक संरचना को किसके रूप में माना है? स्कीमा के रूप में माना है। इसको मनोबंध भी कहते हैं, है ना। उनका मानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, उसमें जो आपके ज्ञान की संरचना होती है, आपके ज्ञान का जो, आपके नॉलेज का जो फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है, वो स्कीमा के माध्यम से होता है। स्कीमा में नए स्कीमा को ऐड करके या न्यू स्कीमा को रिक्रिएट करके इस तरीके से आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से।
और किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टर्म अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे टर्म समझ में नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में उसको ऐड कर दूंगा, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ऐड यहाँ से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स जो है जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारे नोट्स जो है दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं नोट्स को। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि सप्ताह में 3 दिन जो है वो गूगल मीट पे शाम के 7:30 बजे, है ना, लाइव क्लास होता है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कि लिंक भेजा जाता है, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है क्लास ले सकते हैं। हाँ, सिलसिलेवार ढंग से जो है हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। लाइव क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, तो आप लोग उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। बस लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर लाइक कर लें, है ना। थैंक यू सो मच।